हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ क्लासेस। इस लेक्चर का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि बच्चों में हमेशा इसका भय बना रहता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि बहुत आसानी से आप लोगों के क्लियर होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ रखा होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे। अब अंतराल यहाँ पर शब्द आता है, जब क्वेश्चन लगेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे। तो अंतराल का मतलब है कि जो इंटरवल हैं वो कैसे क्या होते हैं। तो उसके लिए अगर देखा होगा आपने, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगे होते हैं, इस तरीके से। इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड, CLOSED, बंद यानी कि। और इसको हम बोलते हैं ओपन, यानी कि खुला। अब ये तो सभी को पता है कि ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, लेकिन इसमें इसका क्या अर्थ है, बात यहाँ पर ये क्लियर करनी है। तो अगर मान लीजिए इस इंटरवल में सपोज दो संख्याएं लिखी हैं 1,5, तो इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल में हम 1 और 5 के बीच में तो संख्याएं ली ही जाएंगी, साथ में 1 और 5 को भी लिया जाएगा। यानी कि बंद अंतराल में, क्लोज्ड इंटरवल में जो वैल्यू, जो मान दिए होंगे उनको भी लिया जाएगा और साथ में उनके जो बीच मान होंगे वो भी शामिल किए जाएंगे। यानी 1 से 5 तक इंक्लूडिंग 1 और 5। ठीक। अब ओपन इंटरवल की अगर बात करें, और ओपन इंटरवल में भी मान लीजिए लिखा 1,5, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच की तो संख्याएं होंगी, लेकिन 1 और 5 को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बातें बहुत ही ध्यान देने वाली होंगी, तभी इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल में जो अंतराल दिए होंगे उनको भी लिया जाएगा, साथ में उनके बीच में ही मान होंगे। जबकि ओपन इंटरवल में जो मान दिए होंगे उनको नहीं लिया जाएगा, सिर्फ उनके बीच में ही मान लिए जाएंगे। क्लियर बात? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 1 और 5 अगर ओपन इंटरवल में है, या A और B है, या C और D है, या कोई भी संख्या है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल में सिर्फ उनके बीच के ही मान को लेंगे। हम यहां लिख दे रहे हैं बीच के मान लेंगे, जबकि क्लोज इंटरवल में लिख दे रहे हैं 1 से 5 तक इंक्लूडिंग 1 और 5, यानी 1 और 5 को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक। ये दो तरीके के अंतराल होते हैं जो कि यहाँ पर हमें काम आएंगे, बहुत ज़रूरत इनके होते। इनसे भी और मिलके दो बने हैं, अभी उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब एक शब्द यहाँ पर बार बार आएगा, रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सवाल लिखे होंगे और सवाल में R बना देगा। ठीक। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? कई प्रकार के नंबर आपने पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो उन्हीं में से एक है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वो होंगी जिनमें परिमेय और अपरिमेय, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वास्तविक संख्याएं वो होंगी जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं, या दोनों उसमें होते हैं। वो जो संख्याएं कहलाती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए छोटे क्लासों में हम लोग देखते हैं नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं।
तो नंबर लाइन के प्रयोग के लिए किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से लाइन खींचते हैं, बीच में यहाँ पर 0 दिखाते हैं, इस साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर दिखाते हैं, इस साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर दिखाते हैं, और ये हमारी कहलाती नंबर लाइन यानी कि रियल नंबर्स पे। इसमें वास्तविक भी आते हैं और इसमें वास्तविक नहीं, इसमें परिमेय भी आती हैं और इसमें अपरिमेय भी आती हैं। यानी पॉजिटिव मतलब इधर +1 +2 +3 साइड्स इस तरीके से, और इधर माइनस वाली संख्याएं ली जाती हैं। यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। परिमेय संख्याएं पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें। अपरिमेय संख्याएं भाई रूट वाली √2 √3 √4 √4 नहीं, √2 √3 √5 √7 और भी हैं इस तरीके से, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं और उन्हें प्रदर्शित किया किस पर किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है उन्हें नंबर लाइन पर। ठीक, तो 2-3 बातें फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कि यहां पर है क्लोज्ड इंटरवल में जो अंतराल दिए होंगे उन्हें लेंगे और उनके बीच के भी लेंगे, जबकि ओपन इंटरवल में जो अंतराल दिए होंगे सिर्फ उनके बीच के ही मान को लिए जाएंगे, पहले और लास्ट वाले मान को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, ये दोनों बातें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं अपने जो हमारा मुख्य टॉपिक है यहाँ पर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक सवाल इसका आता है जरूर, बोर्ड परीक्षा में भी और साथ में जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि ये अंतराल इंटरवल पूछा जाता है, यानी अंतराल भी पूछा जा सकता है, या इसका वर्धमान और ह्रासमान किस पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो कि बहुत ध्यान से सीखना है, जो कि बड़ा कठिन लगता है लोगों को, बच्चों को, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, बस ये ध्यान रखना है। क्लोज्ड इंटरवल में हम जो अंतराल दिए होंगे उन्हें लेंगे और उनके बीच में भी लेंगे, जबकि ओपन इंटरवल में सिर्फ हम बीच के मान को लेंगे, पहले और लास्ट के मान को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फलन। हमें कोई फलन कहां तक इंक्रीज कर रहा है या उसकी कौन कौन सी x की वैल्यू पर वो इंक्रीज कर रहा है, कोई फलन कहां तक इंक्रीज कर रहा है या x के किस मान पर वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये हम बिना ग्राफ बनाए कैसे चेक करते हैं। इसी विषय को, इसी बात को हम लोग यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पढ़ेंगे। जैसे हाई स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पॉइंट दिए होते हैं, वो सवाल जिसमें थे, और फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कुछ बढ़ता है या घटता है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि x के किस मान पर कोई फलन कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो टॉपिक, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे जब बिना ग्राफ बनाए हुए। ठीक, अब इसे पढ़ने से पहले पीछे से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, उसी का ही प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। उसी का प्रयोग मतलब वही अवकलन होगा, वही dy/dx या fx है तो f', और वही जिस तरीके से अवकलन के सारे सूत्र लगते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ वही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर बात। अब यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि अवकलन किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर पॉजिटिव आ जाए या वो निगेटिव आ जाए या वो न्यूट्रल हो जाए, ग्राफ बनाया होगा आप लोगों ने तो आप देखते हैं बढ़ता है या घटता है, या वो एक तरीके से ना तो बढ़ पाता है ना ही वो घट पाता है। तो अगर किसी फलन का डेरिवेटिव या अवकलन, या आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx किसी बिंदु पर धनात्मक आ जाए या ऋणात्मक आ जाए या न्यूट्रल आ जाए, ठीक, तो अगर डेरिवेटिव धनात्मक आ रहा है यानी f' या dy/dx धनात्मक है, तो जो हमारा फलन होगा या जो ग्राफ होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक, उस बिंदु पर जो बिंदु दिया होगा। अगर वो डेरिवेटिव या अवकलन ऋणात्मक आ जाए तो उस बिंदु पर ग्राफ या जो फलन होगा वो डिक्रीज होगा, और अगर वो 0 आ जाए तो इसका मतलब होता वो न्यूट्रल होगा, यानी ना तो वो इंक्रीज करेगा और ना ही वो डिक्रीज करेगा। ठीक
ठीक, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम क्या पढ़ते हैं? इंक्रीजिंग हम डिक्रीजिंग में पढ़ते हैं कि कोई फलन अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्स की किस किस मान पर वो इंक्रीज कर रहा है या किस किस मान पर वो डिक्रीज पड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पढ़ेंगे बिना ग्राफ बनाए हुए। और उसके लिए प्रयोग किसका होगा? वही अवकलज के अनुप्रयोग, यानी उसके जो डेरिवेटिव हैं dy अपॉन किसका? dx का। अगर वो dy अपॉन dx, मेन यही है, अगर वो dy अपॉन dx पॉजिटिव है तो वो इसका मतलब इंक्रीज होगा या ग्राफ इंक्रीज होगा या फंक्शन इंक्रीज होगा। अगर dy अपॉन dx निगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज होगा या फंक्शन डिक्रीज होगा। और अगर dy अपॉन dx जीरो है तो ग्राफ ना तो बढ़ेगा और ना ही ग्राफ घटेगा। ठीक, तो इसका मतलब अब यहां पर हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव यानी कि अवकलन या अवकलज, अवकलन की में अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए या वो निगेटिव आ जाए या वो ज़ीरो आ जाए तो पॉजिटिव में होगा इंक्रीज EASE, निगेटिव में होगा वो डिक्रीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और जीरो में होगा वो न्यूट्रल। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है धोखे से गलत लिख जाएं तो उसका कोई इशू नहीं है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। हिंदी में लिख लें वर्धमान, ह्रासमान, और न्यूट्रल मतलब ना वो इंक्रीज हो रहा ना ही वो डिक्रीज हो रहा। ठीक, किस क्या? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब वही अवकलन, यानी कि जो फलन दिया होगा उसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx या f डैश x। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये बात सबके क्लियर हुई होगी कि हम अब वर्धमान और ह्रासमान में क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें करना है, इस बात पर ही हमें ध्यान देना है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई फलन यानी या कोई फंक्शन कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, उसकी किस वैल्यू पर, वो हम बिना ग्राफ बनाए हुए यहाँ पर क्लियर करेंगे। और उसमें प्रयोग किया जाता है अवकलन का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अगर जो डेरिवेटिव उसका है वो पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं वर्धमान, और यहाँ पर वही ह्रासमान, और न्यूट्रल का मतलब ना वो बढ़ेगा ना ही घटेगा, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीज, फंक्शन या ग्राफ डेरिवेटिव निगेटिव तो मतलब डिक्रीज, फंक्शन या ग्राफ, और न्यूट्रल का मतलब ना तो वो इंक्रीज करेगा ना ही वो डिक्रीज करेगा। क्लियर बात नहीं? बहुत ही इसमें अच्छी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं, और उसके लिए बेसिक जरूर पता होना चाहिए। वही दो अंतराल ओपन या क्लोज, और भी हैं और भी बताएंगे भी साथ में। ओपन या क्लोज, ओपन लेंगे तो ओपन में जो वैल्यू दी होंगी, जो अंतराल दिया होगा उसे शामिल नहीं करेंगे, उसके बीच को लेंगे। क्लोज्ड में बीच का तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक, क्लियर बात? और साथ में हाँ, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, और वास्तविक संख्याओं को हम लोग निरूपित करते हैं किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। और नंबर लाइन लिखी कैसे जाती हैं? बीच में जीरो, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। क्लियर? तो इस तरीके से भी इसे चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) मान लीजिए कोई फलन है, तो f डैश x अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज करेगा, अगर f डैश x निगेटिव है तो वो डिक्रीज करेगा, और अगर f डैश x ज़ीरो है तो ना तो वो इंक्रीज करेगा और ना ही वो डिक्रीज करेगा। क्लियर बात? सिर्फ एक ही पॉइंट देना है, हमें क्लियर करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किससे? उस फलन से। और उस फलन को चेक करने के लिए हम उसका क्या करेंगे? अवकलन, यानी क्या करेंगे? उसका dy अपॉन dx, या उसका करेंगे हम f डैश x। ठीक, अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्नावली पर, और बहुत सी बातें इसके ऊपर होंगी, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सरल है, सिद्ध कीजिए R पर। ये देखिए, R मतलब रियल नंबर्स, ठीक, वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होंगी उनको हम किससे लिखते हैं? R से, हम पीछे बता चुके हैं। फंक्शन दिया है 3x + 17 से प्रदत्त, प्रदत्त मीन्स गिवन, दे रखा है। फलन वर्धमान है, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, वर्धमान ना बोल के हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, और ह्रासमान ना कह के वो हम लोग डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक, अब
सबसे पहले हमने क्या कहा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें चाहिए है जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब है उसका एक बार अवकलन, और अवकलन करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, फंक्शन उतारेंगे 3x + 17, अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ दिस f डैश x 3x का 1 17 का 0 f डैश x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर बात समझने वाली है। अब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पढ़ा क्या है कि इंक्रीज तब करेगा जब f डैश x यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीज माना जाएगा, f डैश x निगेटिव तो वो डिक्रीज माना जाएगा, और जीरो आ जाए तो ना तो वो इंक्रीज होगा ना ही वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की कोई वैल्यू रखें ऑन r, उसने कहा है r पर, r मतलब रियल नंबर्स पर, x की यहाँ पर कोई वैल्यू भी रखें, जैसे क्योंकि यहाँ पर f डैश x है तो 3 के साथ तो x है ही नहीं, तो x की वैल्यू आप कोई भी रखें जो मन हो, लेकिन ये तो हमेशा 3 ही रहेगा। हम रफ पे चेक करके देखो दिखा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने 1 रखा f डैश, लेकिन ये तो 3 ही रहा क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। मान लो आपने -1 रखा तब भी ये 3 रहेगा, मान लो आपने यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 1.4 रख लिया, लेकिन ये तो यहाँ भी 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर इस साइड में x इसके साथ है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर x की जगह हम कोई भी नंबर रखें लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कौन, f डैश x। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमेशा जब धनात्मक है तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीज करेगा, इसलिए ये फलन जो है वो r पर इंक्रीजिंग होगा। क्लियर बात। तो क्या लिखेंगे, एक हम लाइन यहां पर लिख दे रहे हैं, x के किसी भी मान पर f डैश x सदैव पॉजिटिव रहेगा। f डैश x सदैव कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं इट इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक, आप हिंदी में लिख लेना कि जो है फलन r पर वर्धमान है, इट इज इंक्रीजिंग ऑन r। वर्धमान ह्रासमान थोड़ा बोलने में और लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए आप कोई ऐसा इशू नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखें, तो आप अपना लिख सकते हैं इट इज़ इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब जो फलन है वो r पर वर्धमान है। क्लियर। ठीक, तो हमारा मेन मकसद यहाँ पर यह है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग जो फलन दिया होगा उसका अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के बाद अगर वो f डैश x पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज होगा, निगेटिव है तो डिक्रीज होगा, और कुछ नहीं है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक, आगे और बात करेंगे। अगला सवाल है, लिखा है कि सिद्ध कीजिए r पर f(x) = e⁻² से प्रदत्त फलन कैसा वर्धमान है। यहाँ पर भी प्रदत्त मतलब गिवन और वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल देखते ही तुरंत शुरू हो जाएं, सबसे पहले इसके अवकलन पर यहाँ डालो सॉल्यूशन, और नाउ f(x) = e⁻²x और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ ये f डैश x e⁻²x 2x का 1 और f डैश x इज इक्वल टू 2e⁻²x। ठीक, अब e क्या है यहाँ पर, e को वैसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक, लेकिन एक्सपोनेंशियल है तो फिर है क्या, तो e एक तरीके से नियतांक ही होता है, जैसे हमारा पाई होता है, पाई की वैल्यू भी होती है वही 22/7 या वही 3.14। ऐसे ई भी एक नियतांक है और ई का भी मान होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ई एक क्या है, नियतांक, जस्ट लाइक पाई की तरह, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.18 समथिंग कुछ है। ठीक, 2.18 कुछ भी आगे और भी आगे होता है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये
वर्धमान है। अब वैसे तो जैसे ऊपर वाले सवाल में अगर देखें तो केवल गिनती थी, लेकिन यहाँ पर तो x है, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर x की अलग अलग स्थितियों पर देखेंगे कि कहाँ पर ये बढ़ रहा है या कहाँ पर ये घट रहा है। तो अलग अलग स्थितियों का मतलब बढ़ेगा या घटेगा या वही न्यूट्रल होगा। तो बढ़ेगा घटेगा मतलब कि x की वैल्यू या तो हम जीरो से ज़्यादा लें, x की वैल्यू या तो हम जीरो से कम लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम 3 प्रकार के केस ही बना लेंगे। तो केस फर्स्ट में, यदि x बड़ा हो जीरो से, x बड़ा हो जीरो से मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब जो चाहे वैल्यू रख लो x की, जितनी भी चाहो, जीरो से बस बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव हो 1 2 3 4 जितनी बड़ी, या 1.1 2.1 या 4.1 या जो भी तुम्हारा मन है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं x की जगह पर। फिलहाल तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, माना x इक्वल्स टू 7 ले लो, तो एफ डैश 7 टू ई टू द पावर 14। अब e की पावर 14 और e की वैल्यू तो 2.18 है और 2 उसके साथ लगा है, तो यानी ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक तरीके से पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग। क्या हो गया वो, इंक्रीजिंग। अब केस सेकेंड में, यदि x छोटा है किससे, ज़ीरो से, x छोटा है जीरो से मतलब निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू आप जो चाहें लिख लो। हम यहाँ पर माइनस की 2 ले रहे हैं, तो 2 ई टू द पावर माइनस की 4। चाहो तो यहाँ -7 भी ले लो, कोई दिक्कत, जो मन हो वो लो। तो यहाँ पर अब हम देखें तो एफ डैश -2 इज इक्वल्स टू 2, और e टू द पावर -4 को अगर हम नीचे लाएंगे तो e टू द पावर फिर से पॉजिटिव 4, e की वैल्यू 2.1 है, नीचे फिर से वैल्यू पूरी पॉजिटिव है। और जब पूरी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग INC स्पेलिंग लिख लेना, कोई वो नहीं, वर्धमान। ठीक। अब तीसरे केस में अगर हम देखें, तीसरे केस में इधर शायद सवाल नोट है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तीसरे केस में अगर देखें हम, इफ़ x इक्वल्स टू कितना, ज़ीरो, तो यहाँ पर अगर देखें तो एफ डैश जीरो का मतलब हो गया है 2 ई टू द पावर ज़ीरो, ई टू द पावर ज़ीरो मतलब 1, यानी 2 इंटू 1, यानी एफ डैश जीरो की वैल्यू 2, यानी फिर से पॉजिटिव, यानी फिर से ये क्या हो गया, वर्धमान। फिर से ये क्या हो गया, वर्धमान। इसका मतलब है यहाँ पर चाहे आप पॉजिटिव लें, चाहे आप निगेटिव लें और चाहे आप न्यूट्रल लें, लेकिन हर जगह जो फंक्शन है, जो अवकलज है, अवकलज है, डेरिवेटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं जो सवाल में पूछा गया है कि आर पर जो फलन है वो हमेशा कैसा है, वर्धमान है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आर पर फलन कैसा है, वर्धमान है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक। अब अगले सवाल में बहुत दो, जो शुरू के 2 क्वेश्चन थे वो ज़्यादा हमें कुछ बता नहीं रहे थे, ना ज़्यादा हमें कुछ सिखा रहे थे, सिर्फ हमें ये चेक करना था कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग। लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें बहुत सी बातें क्लियर होंगी। अब देखें यहाँ पर, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स से प्रदत्त, प्रदत्त मतलब गिवन, 0, π/2। पढ़ेंगे कैसे, 0 से π/2। आप यहाँ पर देखें ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट वही लगा है कौन सा, ओपन वाला, में वर्धमान। आपको ये शो करना है कि इस इंटरवल में ये कैसा, वर्धमान यानी कि पॉजिटिव, π/2 में ह्रासमान यानी निगेटिव, और 0 से π में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। ये तीनों बातें हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो अब इसके लिए पीछे वाले सवाल में जो दोनों सवाल थे उनमें हमने यक्स के मान लिए थे, अब यहाँ पर इंटरवल के रूप में दिया, तो मैं इंटरवल्स में के रूप में जो शर्त दी है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर इसको लेकर चलना पड़ेगा। अब इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, उसके लिए मेन चीज़ है कि फंक्शन का हम सबसे पहले अवकलन करेंगे। तो जो
एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, यहाँ डालेंगे हेडिंग सॉल्यूशन और यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच लें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स साइन का सबको पता है अवकलन कॉस एक्स। ठीक, अब हमें चेक करना है 0 से पाई बाई 2 में वो इंक्रीज़ हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई में वो डिक्रीज़ हो रहा है, और 0 से पाई में ना तो वो इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे नंबर लाइन का। ठीक, हालांकि एक ऑप्शन और भी है, टेबल बना के, जो बुक्स में एग्जाम्पल दिए हैं वो टेबल बना के हैं, टेबल भी हम बता देंगे, टेबल भी कोई विशेष चीज़ नहीं है। और वरना हम लोग जो हल करेंगे वो नंबर लाइन पर हम लोग हल करेंगे कि ये फंक्शन जो है इंक्रीज़ हो रहा है या उस पर डिक्रीज़। तो नंबर लाइन के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्यों? क्योंकि हमें एफ डैश एक्स पर ही बात क्लियर होती है कि जो अवकलज है या अवकलन है या जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग, निगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग। ठीक, तो अब बहुत ध्यान से देखना, दिस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर 0, इसी तरीके से तो अभी हमने नंबर लाइन बताई थी। अब पहले पॉइंट में दिया है 0 से पाई बाई 2 में, तो पाई बाई 2 भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, अंदाजन मान लें यहाँ पे ये हो गया पाई बाई 2। क्लियर? अब पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 का मतलब 90 और पाई का मतलब 180, तो यहाँ पर ये इधर बढ़ाएंगे हम पाई। क्लियर? थोड़ा इसे बढ़ा लें, यहाँ पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी। अब सबसे पहले उसने कहा है 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 इंटरवल कौन सा लगा है? ओपन। और जब ओपन इंटरवल लगा होता है तब हमने बताया है कि आप पहले और लास्ट के मान को शामिल नहीं कर सकते, सिर्फ उनके बीच के ही मान को शामिल करेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 का मतलब है 0 से 90, और 90 के बीच में वैसे तो बहुत मान है लेकिन सब मान की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में हम यहाँ पर नहीं पता है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे 30 का या 60 का या 45 का। 30, 60, 45, हालांकि 15 भी निकल सकता है, 75 भी निकल सकता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पर चेक करो, वो उसका प्रयोग करो जो आसानी से आप निकाल सकें या जिस पर आसानी से आप फोकस कर सकें, हाँ इस चीज़ पर ये पॉजिटिव है। तो 0 से पाई बाई 2 में हमारे पास 30 भी है, हमारे पास 45 भी, हमारे पास 60 भी है। तो यहाँ पर हम कोई भी ले लें, चाहे 30, चाहे 60, चाहे 45, जो मन हो, हम यहाँ पर 60 अंदाजन मान ले रहे हैं। तो ध्यान से देखना अभी, तो अगर यहाँ पर देखें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, अब हमें वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4 से मतलब नहीं, हमें मतलब इसके साइन से है, जो कि कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए ये 1/2 कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि ये जो मान है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो यही तो कह रहा है कि कह रहा है 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है, तो हमारी आई तो वैल्यू पॉजिटिव। 0 से पाई बाई 2 में ये कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक, अब अभी क्लियर पूरा साफ बताएंगे, पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें इस पर। अब एफ डैश एक्स अगेन कॉस एक्स, अब यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई में लेनी है, क्योंकि अगली वैल्यू जो दे रखी है वो पाई बाई 2 से किस में दी है? पाई में। पाई बाई 2 मतलब 90 और पाई का मतलब 180। अब 90 और 180 के बीच में वैसे बहुत मान है, लेकिन वो मान जो आसानी से आप निकाल सकें, तो 120 भी है, 135 भी है, 150 भी, इन सभी मानों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं x इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो नाउ एफ डैश, सॉरी यहाँ पर 60 लिखना, वही पाई बाई 3 रेडियन में, यहाँ पर 120 अभी लिख देंगे। तो cos 120, और 120 का मतलब 90 + 60 दैट इज साइन 60, और दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव दैट इज माइनस, यानी -√3/2। अब हमें
√3/2 से मतलब नहीं है, उसके साइन से मतलब है, जो कि कैसा है, निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है 120 पर, वो कैसी आई है आपको, निगेटिव। ठीक, यानी कि इस पर ये कैसा हो गया, ह्रासमान। अब पूरे की बात करो, 0 से पाई में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। अब 0 से पाई ये पोर्शन है, 0 से पाई ये पोर्शन है, तो यहाँ पर अगर देखो 0, π/2 और पाई, हमें यहाँ से यहाँ तक लेना 0 से पाई में, तो ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, यानी थोड़ा सा वो बढ़ा और फिर कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा फिर वो कम हुआ, यानी ओवरऑल अगर 0 से पाई की बात करें तो ना तो वो पूर्ण रूप से बढ़ रहा है और ना ही वो पूर्ण रूप से घट रहा है। इसलिए 0 से पाई में ना तो वो वर्धमान होगा और ना ही वो ह्रासमान होगा। क्लियर? ठीक, 0 से पाई में ग्राफ जो है वो ना तो पूर्ण रूप से बढ़ रहा है और ना ही पूर्ण रूप से घट रहा है, या ना तो बढ़ पा रहा है खूब और ना ही खूब घट पा रहा है। इसलिए 0 से पाई में जो मान होगा, जो फंक्शन होगा, वो ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान। क्लियर? अब इसे एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे, 120 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर जरा बना दे रहे हैं अब यहाँ पर, और दिस 0 और दिस इन्फिनिटी और दिस π/2 और दिस पाई। अब सबसे पहले f' x = आप लिख लेंगे cos x। ठीक ठीक, अब f', अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू हो आप वो रख देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं, और सीधे सीधे लिख देंगे वो वैल्यू सॉल्व करने पर पॉजिटिव है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो लिखेंगे इट इज इंक्रीजिंग इन 0, π/2। इंटरवल का विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये क्लोज्ड होता तो 0 और पाई को भी इसमें शामिल किया जाता। ठीक, बहुत ध्यान देना, वरना ये सोचो कि 30 और 60 यही क्यों लिया, फिर जे क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर फिलहाल हम पुट कर दे रहे हैं x की वैल्यू 60, 60 का मतलब होता है π/3, और π/3 मेरे हिसाब से 0 से π/2 में आता है। ठीक है, अब फिर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव। अब फिर पुट करेंगे x = 120 लिया था, और 120 को अगर रेडियन में बनाएं तो 120 × π/180, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2π/3। तो f' 2π/3 को जब हम रख रहे हैं तो वैल्यू आई हमारे पास निगेटिव, यानी ये हो गया डिक्रीज। तो इट इज डिक्रीज इन π/2 से पाई। क्लियर? क्लियर एकदम। और अब 0 से पाई की ओवरऑल बात करें तो ना तो पूर्ण रूप से बढ़ रहा है, ना ही वो पूर्ण रूप से घट रहा है, यानी कि ना तो वो वर्धमान होगा ना ही वो ह्रासमान, यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक, तो पीछे सवाल लिखे हैं इधर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो सवाल अगर हम लिखेंगे तो अतः 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान। ठीक, अब टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे, टेबल हम बता दे रहे हैं, टेबल वही है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले इधर लिख लेंगे इंटरवल, अंतराल, फिर लिख लेंगे वही साइन ऑफ f'(x), f'(x) का ही तो चिन्ह चाहिए हमें, तो यहाँ पर, और यही हो जाएगा उसका नेचर, यानी कि जो हो गया अंतराल। हिंदी में हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये सब थोड़ा हिंदी में लिखने में अजीब ऑड सा लगता है, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये f'(x) का चिन्ह और ये इसकी प्रकृति। अब क्या क्या किया है आपने पहले लिया है 0 से π/2। ठीक, तो 0 से π/2 में अभी पीछे ही लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, कैसा आया, पॉजिटिव।